गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 22 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। देखिए जो ज़्यादातर टॉपिक आज होने वाले हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे। एक डाइन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। केरला के अंदर एक लैंग्वेज है जिसको सिर्फ 2 ही लोग बोलते हैं और ये आने वाले समय में ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग इसको बोल नहीं रहे हैं। तो यूनिक सी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये टॉपिक है। उसके अलावा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक कंपटीशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आसाम के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्पोर्ट्स होता है, बड़ा यूनिक होता है, शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और यहाँ पे एक ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम गिनीज बुक में आया है, तो ये भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आसाम के अंदर जो दूसरे जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं ट्रेडिशनल, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। ये टॉपिक भी ज़्यादातर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिया गया है। उसके अलावा साउथ एशिया के अंदर जो वाटर शेड है और एयर शेड है वो क्या होता है। वाटर शेड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन एयर शेड के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में एक डिसेंट सी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पोल्यूशन है खासकर लाहौर सिटी में उसके बारे में बात किया है और इंडिया में वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एयर शेड क्या होता है, ज्योग्राफी का एक नया सा कॉन्सेप्ट है। शायद हम लोगों ने इसको 8-10 महीने पहले किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जुड़ गए होंगे जो नया डीएनए देखते होंगे। तो हम लोग बात करेंगे एयर शेड के बारे में, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा निशार मिशन जो इंडिया और यूएस से जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडिटोरियल आज हम लोग करेंगे वो पोस्ट ऑफिस एक्ट जो पास हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे और इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं और उनका क्या क्या क्रिटिसिज्म है, और जो पुराना एक्ट हमारे पास हुआ था जिसको इसने रिप्लेस किया था, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरियल, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और वन मोर थिंग, अभी मैं बहुत रेगुलर रहने वाला हूँ डीएनए में। पिछले दिनों किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वॉल्व हो गया था, तो सुबह मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, बट अभी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे रहेंगे। और आई होप इस बीच में आपका डीएनए बहुत अच्छा हुआ है, ऑफ कोर्स आई नो, और आगे कंटिन्यू करूँगा आपके साथ मैं जर्नी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी तरह का, बट आप पढ़ते रहें और उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस अपना मन लगा के पढ़ते रहें। और अभी जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, आपको तो घड़ी देखना ही नहीं चाहिए अभी, वो तो टाइम आप छोड़ दो। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करिए। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अभी ऐसा नहीं है कि आपने कोई सोर्स पहले पढ़ा होगा, किसी और ने आपसे बोल दिया कि अरे यार ये क्या पढ़ लिया तुमने, आप तो ये पढ़ो ना, इसमें क्या मज़ा आता है। तो किसी ऐसे पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं करना है। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, उनके ऊपर बिलीव करें। उन्होंने जो आपको बताया है बहुत सोच समझ के बताया होगा, उनका अपने एक एक्सपीरियंस होता है, उनके ऊपर भरोसा रखें और बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, एक्यूरेसी आती है आपके आंसर्स के अंदर, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कट ऑफ में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये मत सोचें कि जब मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तभी जाके मैं टेस्ट लगाऊंगा मुझे बेनिफिट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार एग्ज़ाम के आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, सिलेबस इतना वास्ट होता है, स्टूडेंट्स को आखिरी टाइम तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब टेस्ट लगाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो बिना टेस्ट लगाए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो नहीं आने वाला है। हमेशा अपने मन में डाउट्स रहेंगे और फिर जो डाउट लेकर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, वहाँ पर जब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एंक्सियस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। तैयारी जितनी भी हो रही हो अपने मन से तैयारी करें, मन से मतलब पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें और टेस्ट लगाएं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, चलो तो ज्ञान की बातों के अलावा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए ज़रा केरला की तरफ चलते हैं आज। और केरला में ये आपको जो दिख रहे हैं ये एक पर्सन है और नारायण जी नाम है इनका, और ये इनकी नीस हैं बेसिकली। ठीक है, और वहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है केरला में, उस लैंग्वेज का नाम है माधिका। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है या फिर पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं कि माधिका जो लैंग्वेज है वो कौन सी स्टेट के अंदर बोली जाती है। तो माधिका उस लैंग्वेज का नाम है और यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है चकालिया कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के ही लोग इसको बोला करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ ना, टाइम के साथ साथ सब लोग या तो सिटीज़ की तरफ जो है चले गए हैं, गांव में लोग रहना बंद कर दिया है ना। और
तो उसकी वजह से जो है लोग कम बोलने लगे हैं इसको। एक तो रीज़न वो हो सकता है। एक रीज़न जो इसके लैंग्वेज के ख़त्म होने का है वो बहुत अजीब सा है, जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसके अंदर में है। जबकि देखिए जो चकालिया कम्युनिटी है ना, ये अनटचेबल कंसिडर की जाती है। तो आने वाली जो जनरेशन है इसीलिए अपने आप को इस कास्ट के साथ वो एसोसिएट नहीं करती हैं। वो मलयालम लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उसको सीख रही हैं। और क्योंकि वो गांव से में अभी रहते भी नहीं हैं अपनी लोकल जगह पे, तो बाहर जाके ही रहते हैं, तो दे डोंट वांट टू शो टू पीपल कि भैया वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे रह गए हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय के लिए। अगर देखो कोई नहीं भी बोल रहा है तो चलेगा, लेकिन कम से कम प्रिजर्व तो किया जा सकता है ना। वो तब प्रिजर्व होता है जब उसकी कोई स्क्रिप्ट होती है, लेकिन इस लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। और एक टर्म में बोला जाए तो ये कोई लैंग्वेज भी नहीं है, ये तो बेसिकली एक बोली टाइप की है जो लोकल वहाँ पे बोली जाती है। हालांकि कन्नड़ा जो लैंग्वेज है इसके काफ़ी क्लोज ही मानी जाती है, बट इसके अंदर तेलुगु, तुलु, मलयालम कई लैंग्वेज का तो है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके होता है, और ये लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। इट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हव्याका कन्नड़ा, एन ओल्ड फॉर्म ऑफ कन्नड़ा। अभी हमें ध्यान रखना है, ये जो जैसे अपभ्रंश हुआ करती थी पहले हिंदी की, जो है एक ओल्ड फॉर्म हुआ करती थी एक सेंस में, उसी तरह से जो हव्याका कन्नड़ा है ये कर्नाटका में जो बोली जाती है कन्नड़ा लैंग्वेज, उसका ही ओल्ड फॉर्म है। और ये जो माधिका जो लैंग्वेज है वो इसके काफ़ी क्लोज मानी जाती है। जो चकालिया कम्युनिटी है, पहले इसको एसटी में रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन बाद में इसको एससी कैटेगरी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया केरला के अंदर। तो ये थोड़ी सी आपने याद रखनी है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये जो बैक साइड में दिख रहा है आपको टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया में, इवन ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। और कहा जाता है कि दिस टेम्पल इज़ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और लैंग्वेज का नाम अगर आप देखें यहाँ पे जो टेम्पल है दैट इज़ पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इन केरला, ठीक है। वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, एज यू कैन सी दीज लेडीज़ वो जो है वहाँ पे रंगोली बना रही हैं, ठीक है। तो उस वहाँ पे इसे कोलम डिज़ाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखिए लिखा हुआ ना, कोलम डिज़ाइंस। तो वहाँ पे लोकल में रंगोली को हम लोग कोलम कहते हैं। तो वहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस फेस्टिवल के अंदर जो महिलाएं वो पार्टिसिपेट करती हैं, पुरुष एज सच पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो है पीछे है टेम्पल, बड़ा वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, ऑफ कोर्स वी वेरी वेल नो। तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के बारे में अगर बात करें, इसका एग्जैक्ट ओरिजिन कब हुआ, कब बनाया गया, मतलब इसकी आधारशिला फाउंडेशन कब रखी गई, नोबडी नोज, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस दे अग्री दैट 8th सेंचुरी के आसपास जो है इसको बनवाया गया था बाय द किंग ऑफ त्रावणकोर, महाराजा मरथंडा वर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये आपने इसके लिए याद रखना है। दूसरी बड़ी बात जो इस फेस्टिवल इसके टेम्पल के बारे में है, दिस इज़ द ओनली मेजर टेम्पल स्ट्रक्चर इन केरला दैट रिप्रेजेंट्स एन अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब था मिक्सचर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द इंडिजिनस फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ केरला। तो वहाँ की जो लोकल टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो लोकल स्टाइल हुआ करता था टेम्पल बिल्डिंग का, उसको द्रविडियन स्टाइल के साथ मिक्स करके जो है इसको बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो ये गोपुरम है, ये गोपुरम है, ये आपका सेंटर पॉइंट नहीं है जहाँ पे गर्भगृह होता है, जहाँ पे मेन डेटी होती हैं, ये वो नहीं होता, ये गोपुरम होता है। गोपुरम मतलब गेट, एंट्री गेट की हम लोग बात करते हैं। और सदन जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग है, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर गोपुरम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया लेटर ऑन। मतलब जो गेट होते हैं एंट्री गेट, वो बहुत दूर से दिखाई देते हैं। सदर्न इंडिया, अगर नदर्न इंडिया में जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, अगर यहाँ पे देखें, गोपुरम यानी कि जो एंट्री गेट है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं है, गर्भगृह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वैष्णव श्राइन। तो ये विष्णु जी को जो है डेडिकेट किया गया है। तो ये थोड़ा अपने ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ लेता है। और आजकल क्योंकि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इंडियन एंशिएंट या मेडिवल जो आर्किटेक्चर है वो बहुत न्यूज़ में भी है, क्योंकि अभी आज तो 22 ऑफ जैन है, तो ऑफकोर्स आज जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है प्रभु श्री राम जी के टेम्पल के अयोध्या में। तो हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके कोई ना कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग अयोध्या टेम्पल के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर लेटर ऑन, कल या परसों में, क्योंकि कुछ पेपर में आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ आर्टिकल इसके बारे में आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो अयोध्या में राम टेम्पल बनाया गया है ये जो कौन से स्टाइल पे बेस्ड बनाया गया है। क्या ये पूरी तरह से नागरा स्टाइल है, पूरी तरह से द्रविडियन स्टाइल है, या जो दोनों का मिक्स होता है वेसरा स्टाइल, कौन सा आर्किटेक्चर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। वो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो राम टेम्पल बनाया जा रहा है इसके अंदर कहीं पे भी आयरन और स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। उसका जो सिर्फ लोक है उसको आयरन का बनाया गया है, बाकी इट इज़ विदाउट आयरन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टील। क्योंकि आयरन और स्टील की एज बहुत कम होती है, 80-90 ईयर्स होती है, उसके बाद वो जंग लग के ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन जो रॉक्स होती हैं, स्टोन्स होती है, उसकी एज जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हो सकती है। तो चलिए, इसका यूनिक फीचर क्या है इस पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का। इसमें जो लॉर्ड विष्णु हैं वो बेसिकली आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी वो लेटे हुए हैं, ठीक है, लेटे हुए हैं। इसे कहते हैं अधिशेषा। अधिशेष के ऊपर लेटे हुए हैं। देखिए ये इनका जो बेड है इसे अधिशेष कहा गया है। मतलब जो विष्णु जी का जो बेड है, बेसिकली बेड भी क्या कहेंगे, जहाँ पे वो लेटे हुए हैं, वो बैठते हैं। वो जो इनके जो स्नेक हैं बेसिकली, जो जिनके 7 फेसेस होते हैं, ठीक है, उस पे लेटे हुए हैं। एंड ब्रह्मा एंड द क्रिएटर सीटेड ऑन द लोटस दैट सीम्स फ्रॉम द नेवल ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो इनकी जो नेवल है यहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हु इज़ द क्रिएटर, और वे लोटस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी खास बात है इस टेम्पल की, और अपने आप में इसीलिए इसको बहुत यूनिक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए ज़रा पिक्चर कितनी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है बैम्बू स्टिल्ट्स हैं, ठीक है, और ये जो लोग बैम्बू स्टिल्ट्स के ऊपर चल रहे हैं ये वहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल एक स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं वो माना जाता है। और 721 पीपल फ्रॉम द कार्बी ट्राइब ये इकट्ठा हुए एक फेस्टिवल में, ठीक है, और जिसका नाम है कैंगडोंग डैंग, ठीक है, कैंगडोंग डैंग इसका नाम है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये इकट्ठा हुए कार्बी कम्युनिटी से लोग। और 721 एक पूरा मान लेके चलिए 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइन इन्होंने बनाई, और ये अपने आप में दुनिया में अब तक सबसे यूनिक है। इससे पहले जो बैम्बू स्टिल्ट्स हैं इनके ऊपर जो हुआ करता था वर्ल्ड रिकॉर्ड वो स्वीडन के पास था, लेकिन वहाँ पे लाइन नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। ये गिनीज बुक के अंदर इसका नाम रखा गया है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये पूछ सकता है आपसे, भैया जो कैंगडोंगडोंग जो फेस्टिवल है कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तो ये आसाम के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। एक तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर कार्बीज़ के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कार्बीज़ को मिकिर कहा गया है। मिकिर हिल्स, अगर हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है, लेकिन ये लोग खुद को मिकिर कहना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने आप को या तो कार्बी कहते हैं, कभी कभी अपने आप को जो है आर्लिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, यहाँ पे बनाया गया है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, क्योंकि इंडिया का जो 6 शेड्यूल है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम इन 4 स्टेट्स के अंदर अलाउ करता है कि जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो ट्राइबल डोमिनेटेड जो काउंसिल्स वहाँ पे बनाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना खुद के कल्चर को, खुद की प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सकें। तो 6 शेड्यूल ये कहता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। और कार्बी जो आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मेजरली आपको डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। तो उनके लोकल कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए इनको 6 शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो आपको ये थोड़ा इस फेस्टिवल के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आसाम में और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? बिहू, ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस है। उसके अलावा हमारे पास जो है अंबुबाची फेयर है। उसके अलावा एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। मजूली फेस्टिवल, मजूली वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ऑफ कोर्स यू वेरी वेल नो। तो यहाँ पे मनाया जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा जो है मेदुम पीफी, ये एक एंसेस्टर्स को वर्शिप करने का फेस्टिवल होता है, जो कि आसाम के अंदर अहोम कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास आता है बेशागु, ये बोडो और जो कचारी जो ट्राइब है वो इसको सेलिब्रेट करती हैं। असमीज़ न्यू ईयर में, जब फरवरी मार्च में आता है।
अपार्ट फ्रॉम जो है बेखो, ये राभा कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको जो है वहाँ पे कुछ लोग कोक्शी पूजा भी कहते हैं, कोक्शी पूजा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और हमारे यहाँ पे आते हैं। एक है हमारे पास अली ईद लिबांग, ये मिशिंग ट्राइब के द्वारा इसको मंथ ऑफ गिमुर पोलो के द्वारा किया जाता है। टी फेस्टिवल जो है जोरहाट में होता है, ये भी बहुत वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर से लोग आते हैं भैया टी, आसाम की टी तो पूरी दुनिया में ही फेमस है, राइट। और आप मुझे ये बताइए कि दार्जिलिंग टी जो है वो को दुनिया में सबसे पहले, मतलब इंडिया में बेसिकली सबसे पहले इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कमेंट सेक्शन में नीचे आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़ें, चलिए जी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर पोल्यूशन एंड जियोपॉलिटिक्स लीड टू क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इन साउथ एशिया। तो भैया वो ज़माने गए जब दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन हुआ करता था उसके लिए सिर्फ दिल्ली ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। चलो मान के चलिए दिल्ली छोड़िए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, अभी वो दिन भी गए। अभी पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, इसका एक्स्ट्रा एरिया। तो दिल्ली में जो अगर पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इवन पाकिस्तान में अगर पोल्यूशन है उसके लिए इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस लैंड मास है ना यार, और नेचर को थोड़ी पता है, उसकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। अगर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ एयर चल रही है तो यस, इंडिया के अंदर पोल्यूटेंट्स आएंगे। और टॉप 20 की अगर बात करें तो दुनिया की मेरे ख्याल से 15 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो तो एशिया के अंदर ही हैं, साउथ एशिया में। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, है ना, दुनिया की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे यहाँ पे हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये कंटिन्यूस लैंड मास भी है, तो एयर वगैरह यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है। हालांकि आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादातर लाहौर के बारे में बताया गया है, लाहौर के पोल्यूशन के बारे में बताया है। भयंकर पोल्यूशन है लाहौर में, स्मोग और PM 2.5 डिफरेंट तरह की गैसेस। खैर लाहौर के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ये है, एयर शेड के बारे में बात किया गया है, एयर शेड। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है और उसने कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि भाई अभी इंडिया में या पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है उसके लिए वो सिर्फ कंट्री खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश भी उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एयर क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन की जो है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बात कर रहा है। अब सवाल उठता है कि एयर शेड होता क्या है। एयर शेड, वर्ल्ड बैंक जो एयर शेड को डिफाइन करता है वो कहता है कि कॉमन जियोग्राफिक एरिया वेयर पोल्यूटेंट्स गेट ट्रैप्ड क्रिएटिंग सिमिलर एयर क्वालिटी फॉर एवरीवन, दिस इज द मीनिंग ऑफ एयर शेड। अब इसके अंदर एक कंट्री भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, डजंट मैटर, इफ इट इज अ कॉमन जियोग्राफिकल एरिया जहां पे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो गए हैं और जिसकी वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट हो गई है, उसे हम लोग एयर शेड कहते हैं। और साउथ एशिया की अगर बात करें एज पर वर्ल्ड बैंक, हमारे यहाँ पे 6 एयर शेड एरियाज़ हैं। पहला है वेस्ट सेंट्रल इंडो गंगेटिक प्लेन, IGP जिसको हम लोग कहेंगे। इसके अंदर पंजाब जो पाकिस्तान वाला है वो आएगा, पंजाब जो इंडिया में है, हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाला एरिया आता है। और इसी से आप जो है लाहौर को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि लाहौर भी इसी एरिया में आता है जिस आर्टिकल जो है पोल्यूशन की बात कर रहा है। देन वी हैव दिस सेंट्रल ईस्टर्न IGP जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश आ गया इसके अंदर। मिडल इंडिया की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़। मिडल इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र। नदर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और उसके अलावा सदर्न इंडस प्लेन की बात करें तो साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान। तो ये साउथ एशिया के अंदर 6 एयर शेड एरिया हैं, जो कि जब विंड सर्कुलेशन होता है तो विंड को, जब आप विंड को शेयर करोगे तो सीधी बात है पोल्यूटेंट को भी शेयर करोगे, तो एक दूसरे के पोल्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 93% पाकिस्तानीज एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं। 96 इंडियन पॉपुलेशन एयर पॉपुलेशन से स्ट्रॉन्ग जो है एक्सपोज्ड हैं। लाखों की संख्या में डेथ हमारे यहाँ पे और पाकिस्तान में भी हर साल पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। अब इन्होंने कहा है भी इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम पे आपने बता दिया, पोल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन। इन्होंने कहा देखिए वैसे तो कोई खास सॉल्यूशन नज़र यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ये ज्योग्राफिकल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर विल पावर आपके अंदर है
तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे, समझोगे, मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लोगे। लेकिन क्योंकि साउथ एशिया के अंदर इतनी राइवलरी चलती है आपस में कंट्रीज़ की, तो सॉल्यूशन निकलना आसान नहीं नज़र आ रहा है। तो इनका कहना है कि देखो, अगर सॉल्यूशन निकालना चाहो तो एक कॉमन आपके पास रीजनल एक एयर शेड मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा, ये कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एयर क्वालिटी टारगेट को सेट करेंगे, शेयर करेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, जैसे यूरोप करता है। उसके अलावा रेगुलरली मीटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, दुख सुख बांटेंगे भाई एक दूसरे के साथ, ठीक है। और एक कॉमन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो उसको सेट करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत इम्पॉसिबल नज़र आता है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर रहता है। और अगर साउथ एशिया की बात करें, चलो इंडिया बांग्लादेश तो फिर भी बातचीत कर ही लेते हैं ठीक ठाक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बातचीत ही बिल्कुल नहीं है। तो लाहौर हो और दिल्ली हो, पंजाब हरियाणा वाला रीजन, ये एक ही रीजन है जोग्राफिकल, इनकी कंडीशंस भी सेम ही हैं। तो अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो अभी इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ दिल्ली और स्टबल बर्निंग के ऊपर फोकस ना करके पाकिस्तान के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग यहाँ होती है उससे ज़्यादा स्टबल बर्निंग पाकिस्तान में होती है, और एयर शेड कंटिन्यूएशन की वजह से पोल्यूटेंट्स इंडिया की तरफ भी आते हैं। तो ये बेसिकली इसका पूरा आर्टिकल का एक क्रक्स है, ठीक। अब जब इन्होंने बात किया है वर्ल्ड बैंक ने एयर क्वालिटी की, तो इंडिया की एयर क्वालिटी की थोड़ा बात कर लेते हैं। और 2016 में देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन भी आया हुआ है, इन विच ऑफ द इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसेज को हम लोग कंसिडर करते हैं? क्या हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को करते हैं? जी करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ये देखिए साइड में यहाँ पे लिखा हुआ ना सब कुछ, ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ कोर्स वी हैव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यस वी हैव। क्या यहाँ पे मीथेन है? CH4 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया आपका। तो 5 कट हो गया, तो ये भी कट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे हुए हैं 1, 2 and 3। क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो वी हैव 2, 3 and 4, 5। तो 2, 3 and 5 मतलब 2, 3 and 4, तो हमारे पास हो गया आंसर अपना B। तो ये है इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर PM10, PM2.5, 9O2, O3, SO2, NH3 और PB, ये गैसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। लेकिन कलर भी तो दिया हुआ है ना, देखिए ज़रा, तो 6 कलर ग्रेड हमारे पास हैं, और इस कलर ग्रेड के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कितना पोल्यूशन है। अब देखिए, आम आदमी ये तो नहीं समझ पाएगा, 101 250 के बीच में रेंज है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना आम आदमी के लिए। तो आम आदमी को समझाने के लिए कलर के हिसाब से दिया गया है। अगर एयर क्वालिटी का कलर ग्रीन है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, तो वो अच्छी क्वालिटी है। अगर थोड़ा लाइट सा ग्रीन है तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, काम चला लेंगे, ज़िंदा रह लेंगे। फिर मॉडरेटरी, पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। तो सीवियर वाले में तो आप समझ लीजिए कि भाई हालत तो बहुत ही ख़राब है। जब सीवियर कैटेगरी होती है तो स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, OD1 चलाया जाता है, डीजल इंजन बंद कर दिए जाते हैं। तो वो सब जो है NCR के एरिया में स्पेशली, उसे हम लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं। तो उस तरह के स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये भी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में ही लिया गया एक मिशन है, और इसका लोगो होता है 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है, याद रहेगा आपको। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो जो है इसको पूरा रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, और डेली बेसिस पे एयर की क्वालिटी को यहाँ पे मेज़र किया जाता है। गैसेस के नाम हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर ही लिए हैं, लेकिन ये जो गैसेस हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी गैसेस 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट नहीं होती हैं। इसमें से कुछ गैसेस 8 आवर्स के लिए भी होती हैं, कुछ गैसेस 24 आवर्स के लिए भी होती हैं, ठीक है। चलिए, बस ये थोड़ा यहाँ पे दिया ही हुआ है, थोड़ा आप इसको देख सकते हो। रेंज अगर आपको याद करनी है तो कर सकते हो, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो। प्रीलिम्स के लिए ये रेंज वगैरह आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा काम आपको आएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। तो निसार मिशन इज़ ऑन द ट्रैक फॉर द लॉन्च सून, आई नासा ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। तो थिंग इज़ के इंडिया और अमेरिका दे हैव कोलैबोरेटेड फॉर दिस मिशन विच इज़ कॉल्ड निसार, और हो सकता भी 2024 के फर्स्ट हाफ में इसको लॉन्च किया जाए। 2014 के अंदर इसका आइडिया आया था, इसरो और नासा ने मिलकर तब कोलैबोरेट किया था, और ये जो मिशन है हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको जो है सेटअप करने वाले हैं। इसका बेसिकली एम ये है कि अर्थ है ना हमारी बहुत डायनेमिक है, हमारे यहाँ पे बहुत चेंजेस होते रहते हैं।
एनवायरनमेंट को लेके चेंजेस होते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, है ना, वो सब होता रहता है, बहुत डायनेमिक है। तो उस डायनेमिक नेचर को मेज़र करने के लिए अर्थ के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर चेंजेस अगर आपको पता चल गए ना, तो आप एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी डिजास्टर को। उसके लिए जो है ये चलाया हम लोगों ने, और पूरी दुनिया को हम लोग 12 दिन में 12 डेज में मैपिंग कर देंगे। ठीक है, 2014 में जो है इसका लॉन्च हो सकता है। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, अगर सी लेवल चेंज हो रहा है, वेजिटेशन बायोमास चेंज हो रहा है, तो बेसिकली वर्ल्ड की हम लोग एटलस बनाएंगे। आप इस तरह से समझ सकते हो, हाई क्वालिटी इमेजेस के थ्रू, हाई क्वालिटी कंटेंट के थ्रू हम लोग वर्ल्ड की मैपिंग करने वाले हैं। हल्का सा भी चेंज अगर उसके अंदर आता है तो हम लोग फ्यूचर डिज़ास्टर्स को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक हमारा पर्पज़ है, और अपनी तरह का बहुत यूनिक है, और अपनी तरह का इस तरह का जो क्रॉस कंट्री कहें या फिर मल्टी नेशनल जो कोलैबोरेशन है, इस तरह का हम लोगों ने किया है अमेरिका के साथ। और हमारे इसरो की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड के अंदर, है ना, उसको भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके साथ हम लोग करने वाले हैं। चलिए जी, ये तो हम लोगों ने पहले किया था, इसलिए हम ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे, जब लॉन्च होगा तब बात करेंगे अच्छे से। ठीक, चलिए, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली बात आपको ये बताता चलूँ कि जो पोस्टल सर्विस हैं वो हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है, वो इसको किस तरह से रेगुलेट करे, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, वो कर सकता है। इससे पहले पोस्ट ऑफिस को लेके हमारे पास जो कानून था वो था इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। तो समझ सकते हो बहुत पुराना है, 124 साल 25 साल पुराना एक्ट था। तो अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब ये ज़माना चेंज हो गया है। पहले जो ये एक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की डिलीवरी की बात किया करता था, लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस सिर्फ लेटर एक्सचेंज करने से बहुत आगे जा चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज की बात भी करते हैं। तो जो पुराना एक्ट है वो नई ज़रूरतों के हिसाब से नहीं था। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए भाई, अभी सिर्फ हम लोग लेटर डिलीवरी तक सीमित नहीं हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो पहले लोग सिर्फ चिट्ठियाँ भेजा करते थे, अभी चिट्ठी की जगह वो है कुछ भी भेज सकते हैं। सेंसिटिव आइटम भी हो सकते हैं, डेंजरस आइटम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको रेगुलेट किया जाना प्रेजेंट नीड्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है नया कानून यहाँ पे बनाया है। हालांकि इसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं, तो क्रिटिसिज्म भी थोड़ा हम लोग देखेंगे डेफिनेटली, और प्रोविजन से ही समझ जाते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म क्या होता है यूजली। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो, अच्छा एक बात मान के चलिए कि अभी लोग ना पोस्ट ऑफिस का बहुत यूज़ करते नहीं हैं, खासकर डिलीवरी के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट जो है वो कोरियर्स आ गए हैं ना, तो लोग मोस्टली प्राइवेट का ही यूज़ करते हैं। सरकारी तो आजकल बहुत कम यूज़ होता है, और सरकारी यूज़ होता भी है तो वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। आम आदमी तो बहुत ही कम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करता है आज के टाइम पे, है ना। और जब से ईमेल और ये सब आया है तो ऑफ कोर्स इसका यूसेज वैसे भी बहुत कम हो गया है। बट एनीवेज, जो भी है, तो पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, ये कानून उनको एम्पावर करता है कि भाई वो किसी की भी चिट्ठी, किसी का भी कंटेंट इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं, और डिटेंशन ऑफ द आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। और अगर उस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर आइटम जो भेजा गया है पोस्ट ऑफिस का यूज़ करके, अगर वो हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा है, फ्रेंड रिलेशन को इम्पैक्ट करता है, पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस है, इमरजेंसी हो सकती है, पब्लिक सेफ्टी, तो इन सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर उसको सीज कर सकता है, उसको डिटेन कर सकता है, खोल सकता है, पढ़ सकता है, ये उसकी जो है कर सकता। अब ये सीधा सीधा सब ऐसे तो देखा जाए, आर्टिकल 21 हमारा जो है, और जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका सीधा सीधा सा वायलेशन तो है ही। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये आर्टिकल एब्सोल्यूट तो होते नहीं हैं, इन्हीं सारे ग्राउंड के ऊपर इस आर्टिकल को भी हम लोग एग्जाम्पशन रख सकते हैं। तो यही हम लोगों ने इसके लिए भी रखा है पोस्ट ऑफिस के लिए, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इमरजेंसी, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक सेफ्टी, उसको हम लोग एग्जाम्पशंस दे सकते हैं, मतलब उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, लिमिट रख सकते हैं। तो यही उसके बारे में बेसिकली कहा गया है। उसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई कोई आइटम कंट्रोवर्शियल है, प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको वो बेसिकली कस्टम अथॉरिटीज़ को भेज सकता है वापस। ठीक है, प्रोहिबिटेड आइटम है, कोई उसके अंदर आया, कोई स्नेक, किसी ने स्नेक भेज दिया,
या किसी ने कुछ ऐसा चीज़ें भेज दी, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भेज दिया, है ना, कोई डेंजरस कोई पॉइजनस आइटम भेज दिया, तो ऐसे केस में उसको सस्पेक्ट अगर उसको लगता है तो उसको वापस भेज सकता है। ठीक है। उसके अलावा रिमूव ऑल पेनल्टीज एंड द ऑफेंसेस अंडर द 1898 एक्ट। पहले 1898 एक्ट के अंदर ये था, आपने मान लो कोई चिट्ठी भेजी, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजा, वो पहुंचा ही नहीं, अब ये किसकी गलती है? तो पोस्ट ऑफिस की गलती है ना, वहाँ पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनकी गलती है, तो उसके ऊपर उनको सज़ा मिल सकती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, पेनल्टीज लग सकती थी। लेकिन नए लॉ ने ये सब कुछ हटा दिया, ख़त्म। मिसकंडक्ट हो, फ्रॉड हो, थेफ्ट हो, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है, सब खत्म कर दिया। तो ये कंसर्न भी है, बेसिकली प्रोविजंस कंसर्न्स भी हैं। सो देर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ द पोस्टल आर्टिकल बाय द पोस्टल ऑफिसर। अब कानून ये कहता है कि भैया इमरजेंसी वाले केस में आप लेटर को ओपन कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी को डिफाइन ही नहीं किया गया, तो इसका मतलब सारा पावर किसके पास चलेगा? पोस्टल ऑफिसर के पास चला गया। उसकी डिस्क्रिशन इतनी ज़्यादा कर दिया आपने, उसका मन करे कि वो इमरजेंसी माने, उसका मन करे ना माने, क्योंकि इमरजेंसी का आपने डिफाइन तो किया ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है उसके हाथ में। यस, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 डज नॉट स्पेसिफाई प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ द आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट। लैक ऑफ द सेफगार्ड में वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। यस, अब इसमें कई बार ऐसा हो सकता है ना, कोई मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बात करता है, तो अगर कोई आपस में वो लेटर एक्सचेंज वगैरह करता है तो गवर्नमेंट उसको ओपन करवा सकती है, क्योंकि सेफगार्ड तो मिला नहीं है किसी तरह का, इमरजेंसी को तो डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो कोई ओपोजिशन के लोग या कोई जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में बात करते हैं, अगर वो एक्सचेंज करते हैं तो उसको ओपन किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है बेसिकली इस पूरे एक्ट के अंदर। द ग्राउंड फॉर द इंटरसेप्शन इंक्लूड इमरजेंसी, वो उन्होंने को बता ही दिया। ठीक है, इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया पुराना एक्ट बहुत पुराना हो चुका था, बट जो पुराने एक्ट के अंदर कमियां थी, पर्पज़ तो ये होना चाहिए था कि उसको दूर किया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों का मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। बट रियलिटी है कि ये भी है कि आज के टाइम पे इंडिया पोस्ट को कोई ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द होल। चलिए आगे बढ़े, आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं, कल कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे, सम फॉर प्रीलिम्स, सम फॉर मेंस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।